यह कहानी एक छोटे से गांव रामपुर की है, जहां रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू के परिवार में उसकी पत्नी और उसका छोटा बेटा चंदू था, जिनके साथ वो बहुत खुशी खुशी रहता था। गांव में रामू की एक जमीन थी, जिसपे वो खेती बाड़ी करके अपने घर का भरण पोषण करता था। परंतु अब उसकी जमीन पहले जैसी उपजाऊ नहीं रही थी। धीरे धीरे उसकी जमीन की पैदावार भी कम होने लगी थी। एक दिन इसी की चिंता में वो अपने जमीन किनारे बैठा हुआ होता है। कमाई का नया जरिया सोचने लगता है। दिन प्रतिदिन मेरे खेत में उगने वाली फसल कम होती जा रही। लगता है मुझे नई जमीन लेके काम करना होगा या फिर पैसे कमाने का नया जरिया ढूंढना होगा। मैं इस जमीन के भरोसे अब नहीं बैठ सकता। इससे पहले मुझे सीमा से बात करनी होगी कि वो क्या कहती है। रामू तुरंत अपनी खेत से चल पड़ता है। घर पहुंचने के बाद सबसे पहले वो अपने पत्नी का आवाज लगाता। सीमा, जरा इधर आना। रामू की बात सुनने के बाद सीमा रामू के पास आती है। सीमा, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है और उस बारे में तुमसे राय लेनी है कि तुम क्या कहती हो। हाँ बोलिए ना, क्या बात है। सीमा, तुम्हें तो पता है ना, अपनी ज़मीन पहले जैसी उपजाऊ अब नहीं रही है। अगर मैं उसमें ज़्यादा खाद डालूँ तो उस ज़मीन की मिट्टी ज़्यादा ख़राब ना हो जाए। इसलिए मैं सोच रहा हूँ उस ज़मीन पे खेती करना कुछ समय के लिए छोड़ दूँ। हर साल थोड़ी थोड़ी उसमें खाद डालता जाऊँगा, फिर कुछ समय बाद वो उपजाऊ हो जाएगी। फिर मैं उसमें खेती करना शुरू कर दूँगा। हाँ, ये ठीक। इससे आपकी ज़मीन भी सही रहेगी और उसमें उगने वाली फसल भी। हाँ, पर तब तक मैं क्या करूँ? मेरे पास तो दूसरी कोई और ज़मीन भी तो नहीं है। तो घर चलाने के लिए और राजू की पढ़ाई के लिए पैसे मैं कहाँ से जोड़ पाऊँगा? आप एक काम क्यों नहीं करते? गांव के जमींदार काका से एक बार क्यों नहीं मिल लेते हैं? वो बहुत ही अच्छे और नेक दिल इंसान हैं। वो आपकी मदद ज़रूर करेंगे। तुम ठीक कह रही हो सीमा। अगर काका नया काम शुरू भी करने बोलेंगे तो वो उसमें भी मेरी मदद करेंगे। मैं कल सुबह होते ही जाकर अपने काका से मिलूंगा। अगली सुबह रामू जमींदार काका से मिलने उनके घर पे पहुंच जाता है। जमींदार के घर के बाहर पहुंचकर काका को आवाज लगाता है। काका, क्या आप घर पर हो? रामू की आवाज सुनकर जमींदार बाहर आता है। बोलो ना रामू बेटा, सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ काका, आपकी एक मदद चाहिए थी। हाँ बोलो ना बेटा, मैं किस तरह तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? रामू जमींदार काका को अपनी खेत की हालत बता देता है। इसमें परेशान होने की क्या बात है बेटा? काका, मेरे पास एक ही तो खेत है जिस पर खेती करके मैं अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। मैंने आज तक खेती के अलावा दूसरा कोई काम भी नहीं किया है। तो अब यही नहीं समझ रहा है मैं क्या करूं। बेटा, खेती के अलावा दूसरा काम करने की क्या जरूरत है? गांव के बाहर एक मेरी छोटी सी जमीन है, तुम उस पे काम कर सकते हो बेटा। इससे तो आपका नुकसान हो जाएगा काका। इससे कोई नुकसान नहीं होगा बेटा। इससे तुम मेरी खेती की देखभाल ही करोगे ना। अब तो मेरी उम्र भी हो चुकी है और मेरा बेटा शहर में ही रहता है, और इससे तुम्हारी थोड़ी मदद भी हो जाएगी और मेरी ज़मीन की देखभाल भी हो जाएगी। ऐसी बात है तो काका, मैं कल से उस ज़मीन पे काम करने चला जाऊंगा। जमींदार को धन्यवाद कर कर रामू अपने घर निकल जाता है। घर पहुंचने के बाद रामू सीमा को सब कुछ बता देता है। ये तो बहुत अच्छी बात है, इससे आपकी सारी चिंताएं तो दूर हो गई। हाँ सीमा, मैं काका के खेत पे बहुत मेहनत करूंगा और सोच रहा हूँ एक दो ज़मीन और खरीद लूँ। भविष्य में ऐसी समस्या आए उसके लिए हम तैयार रह सके। जमींदार के खेत में काम पे जाने से पहले रामू सोचता है कि खेत तो बहुत दूर है। काम पे जाने से पहले मैं सीमा को बताकर जाता हूँ। सीमा, यहाँ आना। तो रामू की आवाज़ सुनकर सीमा बाहर आती है। आपने बुलाया मुझे? हाँ सीमा, सुनो, जमींदार का खेत गांव से बहुत दूर है, तो मुझे शाम को आने में लेट होगा, तो तुम और राजू खाना खा के सो जाना। ठीक है, आप अपना ख्याल रखना। 1 मिनट रुकिए, मैं आपके खाने का डिब्बा लेकर आती हूँ। फिर रामू डब्बा लेकर गांव के बाहर वाले जमीन पर काम करने के लिए चल पड़ता है। कुछ समय चलने के बाद वह गांव के बाहर वाले जमीन पर पहुंच जाता है। पहुंच गया हूँ तो फटाफट काम करना शुरू कर देता हूँ।
फिर रामू कुदाल उठाने के बाद अपने खेत में काम करना शुरू कर देता है। काम करते हुए उसे थोड़ा समय हुआ ही था कि वहां पर एक सांप आता है और रामू को काट लेता है। सांप के काटने थोड़ी बाद रामू वहां पे बेहोश हो जाता है। गांव के बाहर होने के कारण रामू की हालत का पता किसी और को नहीं चलता है कि रामू खेत में बेहोश पड़ा है। सुबह से रात हो जाती है और सीमा रामू का इंतजार करती है। माँ को इतना परेशान देखकर चंदू पूछता, क्या हुआ माँ, पिताजी अब तक क्यों नहीं आए? बेटा, तुम्हारे पिताजी गांव के बाहर वाली जमीन पे काम करने आज गए हुए हैं। उन्होंने मुझे बोला था कि उन्हें आते हुए रात हो जाएगी। अब कुछ ज्यादा ही समय हो गया है। माँ, पिताजी ने कुछ सोच समझ कर ही कहा होगा कि उन्हें आने में लेट हो जाएगा। आप एक काम कीजिए माँ, आप जाके सो जाइए। चंदू की बातें सुनकर सीमा सोने के लिए चली जाती है। रात से सुबह हो जाती है। सीमा सोच में पड़ जाती कि अभी भी रामू नहीं आया है। फिर रामू की खोज के लिए वो जमींदार के घर पर चली जाती है। सीमा जमींदार के घर पे पहुंचने के बाद रामू के बारे में पूछने लगती है। नमस्ते काका। नमस्ते बेटी, बोलो कैसे आना हो? काका, रामू गांव के बाहर वाली आपकी जो जमीन है उस पे काम करने गए थे, अब तक घर नहीं लौटे। क्या कह रही हो बेटा? कल रामू गया है, अभी तक नहीं लौटा? उन्होंने कहा था खेत गांव के बाहर है तो उन्हें आते हुए लेट हो जाएगा। रात की सुबह हो गई है, वो अभी तक नहीं लौटे हैं काका। बेटी तुम चिंता मत करो, मैं अभी किसी को भेजकर रामू का पता लगवाता हूँ कि क्या हुआ। जमींदार तुरंत अपने घर में काम करने वाले कालू को रामू की खबर लेने भेजता। कुछ समय बाद कालू जमींदार के खेत में पहुंच जाता। कालू जमीन पे पहुंचने के बाद वहां का नजारा देखकर चौंक जाता है। ये क्या हुआ? रामू का शरीर तो पूरा नीला पड़ गया है। यह खबर मुझे जल्दी से जाके जमींदार को बतानी होगी। कालू घनश्याम वहाँ से भागते भागते जमींदार के घर के लिए निकल जाता है। जब वो घर पर पहुंचता है उसके कहने से पहले जमींदार उससे पूछने लग जाता है कि वहाँ क्या हुआ बेटा, तुम इतने दौड़ते हुए क्यों आए हो? क्या तुम्हें अजय मिला? कालू जमींदार को सब कुछ बता देता है। कालू जब यह सब जमींदार को बता रहा होता है तभी बगल में खड़ी सीमा यह सब सुनकर रोने लग जाती है। कालू, तुम जल्दी से वहां पर वैद्य जी को लेकर पहुंचे। मैं सीमा बेटी को लेकर वहां पे जल्दी से पहुंचती। कालू को वैद्य जी के भेजने के बाद जमींदार सीमा को समझाते हैं। सीमा बेटी, पहले तुम रोना बंद करो। तुम्हारे रोने से रामू ठीक नहीं होने वाला है। तुम जल्दी से मेरे साथ चलो। फिर वो दोनों खेत की तरफ चल पड़ते हैं। कालू वैद्य जी को लेने के लिए दूसरी तरफ चल पड़ता है। जमींदार और सीमा जब खेत में पहुंचे तब उन्होंने देखा कि रामू जमीन पे पड़ा हुआ है। दोनों देखते हैं कि रामू का शरीर नीला पड़ा होता है। सीमा बाजू में बैठकर रोने लगती है। तभी वहां पर वैद्य जी आ जाते हैं। फिर सीमा वहां से बाजू हो जाती है। वैद्य जी रामू की तबीयत के जायजा लेते हैं। क्या हुआ वैद्य जी, रामू की तबीयत कैसी है? देखिए जमींदार जी, रामू की तबीयत बहुत खराब है। मैं झूठ बोलकर आपको अंधेरे पे नहीं रखना चाहता हूँ। वैसे तो मैंने जहर काटने वाली उसे दवा दे दी है। जहर ज़्यादा समय तक शरीर के अंदर रहने की वजह से वो प्रगाढ़ बेहोशी की हालत में चला गया है। प्रगाढ़ बेहोशी ये क्या होता है वैद्य जी? प्रगाढ़ बेहोशी का मतलब ये होता है शरीर जीवित तो होता है पर उसके शरीर में हलचल नहीं होती है। अब ये कब होश में आएगा कह नहीं सकते। वैद्य जी, अब हम क्या करें? देखिए जमींदार जी, अभी के लिए मैंने दवा तो लिख के दी है, समय समय पे देते रहिए। अब तो ये भगवान के हाथ में है। इतना कहने के बाद वैद्य जी वहाँ से चले जाते हैं। गांव के कुछ लोग आने के बाद रामू को उससे बिस्तर पे लेटा देते हैं। सीमा बेटी, तुम एकदम चिंता मत करना। तुम रामू की देखभाल करना, वो जल्दी से ठीक हो जाएगा। सीमा बेटी, तुम्हें कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना, और हर महीने तुम्हारे लिए और चंदू के खर्च के लिए मैं पैसे भेजता रहूँगा। तुम बस हिम्मत मत हारना बेटी।
धन्यवाद काका, आप हम लोगों की बहुत मदद कर रहे हैं। सीमा को दिलासा देने के बाद जमींदार अपने घर के लिए लौट जाता है। जमींदार के जाने के बाद वहाँ पर राजू आ जाता है। चंदू अपने पिता की ऐसी हालत देखकर अपने माँ से उसका कारण पूछता है। माँ, पिताजी को क्या हुआ है? बेटा, तुम्हारे पिताजी को खेत में कल सांप ने काट लिया है, इसलिए वो बेहोश हो गए। माँ, पिताजी कब ठीक होंगे? वैद्य जी ने दवा दिया है और कहा है समय समय देने के लिए, तुम्हारे पिता ठीक हो जाएंगे। उन्होंने कहा है कि इन दवा से तुम्हारे पिताजी जल्दी ठीक हो जाएंगे। माँ, पिताजी की ऐसी हालत है तो हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? बेटा, उसकी चिंता तुम मत करो, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी। नहीं माँ, आप क्या क्या करोगी? घर चलाओगी, पिताजी का ध्यान रखोगी, खेत पे काम करने जाओगी। अब मैं खेत पे काम करूँगा और अपना घर चलाऊँगा। चंदू की ऐसी बातें सुन के सीमा भावुक हो जाती। नहीं बेटा, तुमको काम करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब संभालूंगी बेटा, तुम बस अपने पढ़ाई पे ध्यान दो। तुम्हारे पिता चाहते थे कि तुम पढ़ लिख के अफसर बनो, इसलिए तुम सिर्फ पढ़ाई करोगे, घर का खर्च खेती बाड़ी मैं ही देखूंगी बेटा। फिर सीमा चंदू को पढ़ने भेज देती है। मुझे अब कुछ ना कुछ करना होगा, मैं रामू का ठीक होने का इंतज़ार नहीं कर सकती। अभी मुझे खुद ही खेती करनी होगी, इसके अलावा और भी दूसरा काम ढूंढना होगा। अगली सुबह सीमा जमींदार से मिलने चली जाती है। नमस्ते जमींदार काका। नमस्ते बेटी, बोलो कैसे आना हुआ? रामू की तबीयत अब कैसी है? रामू की तबीयत वैसी है काका, मुझे आपसे कुछ काम था, इसलिए मैं आपसे मिलने चली आई। हाँ बोलो ना बेटी, मैं तुम्हारी किस प्रकार मदद कर सकता हूँ? काका, आपने जो ज़मीन रामू को काम करने के लिए दी थी, मैं चाहती हूँ वो ज़मीन आप मुझे काम करने के लिए दीजिए। मैं घर चलाने का पैसा और राजू की पढ़ाई की खर्च निकाल सकूँ। बेटी, तुम्हें उस ज़मीन पे काम करने की ज़रूरत नहीं है। घर खर्च के लिए राजू और तुम्हारे लिए मैं हर महीने पैसा भेजता रहूँगा बेटी। नहीं काका, अभी तक आपने बहुत हमारी मदद की है, आप बस आपकी ज़मीन पे काम करने की मुझे इजाज़त दे दीजिए। उसके बाद मैं खुद ही राजू को अपनी मेहनत के दम पर पढ़ाना चाहती हूँ। ठीक है बेटी, मैं तुम्हें अपने ज़मीन पे काम करने की इजाज़त देता हूँ, पर तुम्हें भी मेरी एक बात माननी होगी। बोलिए ना काका। बेटी, तुम्हें मेरे गांव के बाहर वाले खेत पर काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास तुम्हारे घर के नजदीक भी एक खेत है, तुम वहाँ काम कर सकती हो, ताकि तुम अपने घर का और अजय का दोनों को ख्याल रख पाओ। ये तो बहुत अच्छा होगा काका, इससे मेरी बहुत ही मदद हो जाएगी काका। बेटी, पर एक छोटी सी समस्या है, वो खेत बाहर वाले खेत से थोड़ा छोटा है। कोई बात नहीं काका, वो खेत मेरे घर से पास है, तो मैं रामू का भी ख्याल रख सकती हूँ और दूसरों के घर में काम करके 2 पैसे कमा सकती हूँ, जिससे मैं राजू की पढ़ाई पूरी करा सकूँ। बेटी, पर तुम्हें इतना काम करने की क्या जरूरत है? काका, रामू का सपना था कि चंदू पढ़ लिखे बड़ा अफसर बने और घर चलाने के लिए मुझे काम करना होगा और 2 पैसे कमा के चंदू को अच्छे से पढ़ाई करवानी होगी, तब जाके रामू का सपना पूरा होगा। जमींदार सीमा के संकल्प और साहस से भावुक हो जाते हैं। ठीक है बेटी, तुम्हारी मेहनत देखकर मुझे पूरा भरोसा है कि तुम जरूर सफल होगी। मैं तुम्हारी हर संभव मदद करूंगा। तुम कड़ी मेहनत करो, भगवान भी तुम्हारे साथ। के गांव के अंदर वाले खेत पर काम करना शुरू कर दिया। वह सुबह खेत पर काम करती और दोपहर के बाद गांव के घरों में सफाई और खाना बनाने जैसे छोटे मोटे काम करने जाती। धीरे धीरे सीमा की मेहनत रंग लाने लगी। खेत में अच्छी फसल हुई, जिससे उसका घर चलने लगा और जो पैसे वह दूसरों के घरों में काम करके कमाती थी, वह राजू की पढ़ाई में खर्च करने लगी। बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम मन लगाकर पढ़ाई करो। तुम्हारे पिताजी का सपना है कि तुम अफसर बनो। मैं तुम्हारे लिए हर मुश्किल को पार कर लूंगी। माँ, मैं कड़ी मेहनत करूँगा। एक दिन मैं पिताजी का सपना पूरा करके दिखाऊंगा। सीमा की मेहनत और त्याग से गांव के लोग भी प्रेरणा लेने लगे। उन्होंने देखा कि कैसे एक माँ
अपने परिवार के लिए हर कठिनाई का सामना कर रही है। इसी बीच अजय की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। वैद्य जी की दवाओं और सीमा की देखभाल ने जहर का असर कम कर दिया। एक दिन अचानक अजय को होश आ गया। अजय को होश में आते देख सीमा बहुत खुश हो गई। अजय, तुम्हें होश आ गया। भगवान ने मेरी मेहनत और दुआएं सुन ली। सीमा, मैंने तुम्हें और राजू को बहुत परेशान किया। नहीं अजय, तुम हमारी ताकत हो। जब तक तुम ठीक हो रहे थे मैंने हर जिम्मेदारी संभाली और देखो अब सब कुछ ठीक हो रहा है। अजय धीरे धीरे पूरी तरह ठीक हो गया। उसने सीमा की मेहनत और त्याग देखकर प्रण लिया कि अब वह उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर परिवार को आगे बढ़ाएगा। राजू की पढ़ाई भी सफलता पूर्वक चलती रही और कुछ सालों बाद वह एक बड़ा अफसर बन गया। माँ, पिताजी, मैं आज जो कुछ भी हूँ वह आपकी मेहनत और त्याग के कारण हूँ। नहीं बेटा, ये सब तुम्हारी माँ का बलिदान है। उसने हमारे परिवार को बचाने के लिए हर मुश्किल का सामना किया। सीमा का त्याग और अजय का साथ, दोनों ने मिलकर एक नई मिसाल कायम की। गांव वाले अब भी उनकी इस कहानी को आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा के रूप में सुनाते हैं। इस तरह माँ का त्याग की यह कहानी हमें सिखाती है कि एक माँ का समर्पण किसी भी चुनौती को पार कर सकता है और परिवार को जोड़ कर रखता है।